नमस्कार। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज चौहान का सामान्य जीवन परिचय। अब पढ़ेंगे अपन जो पृथ्वीराज चौहान है उनके सैन्य अभियान या उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे थे, 11 वर्ष के थे जब राजगद्दी पर बैठे, तो उस समय संरक्षण था इनकी माता का। शासन की बागडोर इनके माता के हाथ में थी, कर्पूरी देवी की में। तो 1180 में ये संरक्षण से मुक्त हो जाते हैं और राज्य काज खुद अपने हाथों में ले लेते हैं, शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं। तो शुरुआत में जो इन्होंने सैन्य अभियान किया था वो किया था अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध, और नागार्जुन था विग्रहराज चतुर्थ का बेटा। तो ये नागार्जुन उस समय जब सोमेश्वर चौहान जब गद्दी पर बैठे तो उस समय हो सकता है बच्चा रहा हो, तो उस समय तो इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा तो ये अपने आप को अजमेर के वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे। तो इस वजह से इसने क्या किया कि यहाँ पर हरियाणा में गुड़गांव है, तो उस गुड़गांव में जाके इसने उपद्रव कर दिया और गुड़गांव को अपने अधीन कर लिया इसने, नागार्जुन ने। तो पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात मालूम हुई तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी सेना लेकर और गुड़गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं, और 1180 में ये गुड़गांव का युद्ध होता है। 1180 में गुड़गांव का युद्ध होता है। तो एक साइड तो होती है पृथ्वीराज चौहान और एक साइड होता है देवभट्ट, जो था नागार्जुन का सेनापति। नागार्जुन नहीं था, वो पता नहीं जन कहाँ गायब हो गया, छोड़ गया। तो देवभट्ट चौहानों से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और पृथ्वीराज की इसमें जीत होती है और गुड़गांव को वो अपने राज्य में ही मिला लेते हैं, जो पहले से ही इनके राज्य का हिस्सा था। उसके बाद नागार्जुन का तो कोई उल्लेख मिलता नहीं है, पता नहीं उसका क्या हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध के जीतने के बाद जो नागार्जुन के समर्थक सामंत सरदार थे उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया, और इसकी फैमिली थी नागार्जुन की उनको भी ले आया और अजमेर में आके बंदी बना लिया। और जो इसके सामंत सरदार थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे नागार्जुन को, तो उनके सर धड़ से अलग करके और शहर की नगर की प्राचीरों पर और गेटों पर लटका दिए, इसलिए कि भविष्य में कोई भी उपद्रव करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। ये बताने के लिए उन्होंने तमाम सामंत सरदारों के सर काट काट के और दीवारों पर फाटकों पर लटका दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने नागार्जुन का दमन किया। 1180 गुड़गांव का युद्ध, ये इनका पहला सैन्य अभियान था। इज दैट क्लियर? अगला सैन्य अभियान था इनका भंडानक जाति का दमन। तो ये अपना राजस्थान और भंडानक जाति है। बताया जाता है कि ये वैसे तो इनका कोई भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित हो नहीं पाया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। फिर भी ऐसे बताया जाता है कि ये सतलज नदी के किनारे रहते थे और वहाँ से चौहान के समय ये आ गए थे यहाँ पर हिसार, अलवर और भरतपुर वाले इस क्षेत्र में आके ये रहने लग गए थे। अब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के समय भी इन्होंने उपद्रव किया और विग्रहराज चतुर्थ ने इनको दबा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से उनकी शक्ति को नष्ट नहीं कर सके विग्रहराज चतुर्थ। अब जब ये वहां से हिसार और हरियाणा के आसपास या अलवर के आसपास आके रहने लगे, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई पृथ्वीराज चौहान बच्चा ही है, तो इन्होंने यहाँ पर फिर उपद्रव करना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तो अभी कुछ दिन पहले सेकंड ग्रेड का जो पेपर आया था, शायद उसी में पूछा था कि बताइए भंडानक जाति का निम्न में से पूर्ण रूप से जो दमन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखो कितने शानदार प्रश्न पूछा था। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने इस भंडानक जाति के विरुद्ध सैन्य अभियान किया, और सैन्य अभियान किया तो ये भी बड़ी वीर जाति थी। तो युद्ध होता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान की विकट सेना के सामने, विशाल सेना के सामने ये टिक नहीं पाते और यहां से ये पलायन कर जाते हैं पूरब की ओर। और फिर इनका इसके बाद में कोई शक्ति के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, किसी भी संगठन के रूप में इनका उल्लेख नहीं पाया गया है। तो इसका मतलब यही है कि पृथ्वीराज चौहान ने इनकी शक्ति का ह्रास कर दिया, इनको पूर्णतः दबा दिया, इनकी शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो ये था पृथ्वीराज तृतीय का दूसरा सैन्य अभियान, भंडानक जाति का दमन। तीसरा सैन्य अभियान था जम्मू कश्मीर के शासक विजयराज। कोई विजयराज नाम बताता है तो कोई चक्रदेव बताता है। तो इससे टकराव हुआ। राजस्थान में अजमेर में इनका शासन था ही। यहाँ से अजमेर से लेकर दिल्ली भी पृथ्वीराज चौहान के अधीन हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान ने इस पर आक्रमण किया
किस पर? जम्मू के शासक चक्रदेव पर, और अपना करद राज्य बना दिया, यानी अपना सामंत बना लिया इसको पराजित करके चक्रदेव को, और अपना एक करद राज्य बना लिया, यानी कि इनसे कर लेने लगा। यही विजयराज या चक्रदेव इस हार का बदला लेने के लिए तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी किस भारत के किस शासक ने या किस हिंदू शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा जम्मू का शासक। या तो आपको विजयराज मिल जाएगा या चक्रदेव मिल जाएगा, या हो ही सकता है कि आपका शासक ही पूछ ले कि कहाँ का शासक था, तो वो शासक था जम्मू का। तो आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखनी है, ठीक है।